ठीक है, तो आज अपन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक बार रिवाइज करेंगे सेक्शन 3 से लेके। ठीक है, तो सेक्शन 3 में क्या था? सेक्शन 3 में ये बताया था कि एक डायरेक्टर होगा और अन्य अधिकारी होंगे। डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सरकार करती है। जो अधिकारी गण है वो किसके अंडर रहते हैं? उस डायरेक्टर के अंडर रहते हैं। सेक्शन 4 में क्या था कि CWLW था और अन्य अधिकारी गण थे, यानी मुख्य वन्य जीव संरक्षक था। इसकी नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। और इस परियोजनों के लिए मतलब कौन कौन और होंगे? मुख्य वन्य जीव संरक्षक की नियुक्ति तो कौन करती है? राज्य सरकार करती है। और अन्य वन्य जीव संरक्षक भी होंगे जिनकी नियुक्ति भी कौन करती है? CWLW की तो करती है राज्य सरकार। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षक होंगे, उनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है। और ऐसे अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक भी होंगे जो बिना वेतन के काम करते हैं, वो भी वन्य जीव संरक्षक होंगे। और ऐसे अन्य अधिकारीगण होंगे और कर्मचारीगण होंगे जो कि नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ये अधिकारीगण या जो कर्मचारीगण है किसकी सहायता के लिए करते हैं? ये सेक्शन 4 में बताया, ये CWLW यानी मुख्य वन्य जीव संरक्षक की सहायता के लिए ये काम करते हैं। और मुख्य वन्य जीव संरक्षक कौन से इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए काम करता है। इसके साथ में ही केंद्रीय सरकार द्वारा उसको जो निर्देश दिए जाते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, अब आता है कि जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक के अधीन कौन कौन से होंगे। तो वन्य जीव संरक्षक होंगे, अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक होंगे और अन्य अधिकारीगण और जो कर्मचारीगण हैं वो सारे के सारे CWLW के अंडर काम करेंगे। इसके बाद में आता है प्रत्यायोजन की पावर, कि अगर डायरेक्टर अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करता है तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन से करेगा, परामर्श लेके या परमिशन लेके काम अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकता है। फिर आया दूसरा, CWLW अगर अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करता है राज्य सरकार की परमिशन लेके करेगा। इस सेक्शन 5 में प्रत्यायोजन बताया। 5A कह रहा है, 5A B C ये 3 राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन है, नेशनल है। ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन है सेक्शन 3 में। तो इसका गठन कब होना चाहिए? 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ उसकी तारीख से 3 महीने के भीतर केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना, उसका गठन करना होगा। 3 महीने तारीख याद रखनी है। 2002 में अमेंडमेंट हुआ, उसकी तारीख से 3 महीने के भीतर केंद्रीय सरकार, नेशनल बोर्ड है तो राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार इसका गठन करेगी। अब इसमें अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? वन और वन्य जीवों से संबंधित जो भारत साधक मंत्री है वो इसमें उपाध्यक्ष होगा। फिर इसमें 3 सदस्य होंगे, 2 लोकसभा के होंगे, एक राज्यसभा का होगा। फिर आ रहा है कि जो योजना आयोग, वन और वन्य जीवों के जो आयोग है उनके मंत्री भी भारत साधक। अब इसमें सारे सदस्य बता दिए कि कौन कौन से सदस्य होंगे। NGO से 5 व्यक्ति लिए जाएंगे, या NGO से 5 व्यक्ति लिए जाएंगे जिन्हें वन, पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण से संबंधित जो एक्सपर्ट है वो 10 व्यक्ति लिए जाएंगे। एक्सपर्ट 10 लिए जाएंगे और NGO से 5 व्यक्ति लिए जाएंगे। फिर सारी थल सेना का अध्यक्ष भी इसमें सदस्य होगा। रक्षा मंत्रालय का भारत साधक सचिव भी इसमें सदस्य होगा। ये सारी लंबी लिस्ट है, इसको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ना है। इसमें सदस्य सचिव कौन होगा? इसमें सदस्य सचिव होगा डायरेक्टर, जो सेक्शन 3 में अपन पढ़ के आए थे। डायरेक्टर होगा वो राष्ट्रीय बोर्ड में, सदस्य सचिव होगा। कहाँ पे दिया हुआ है? W में दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 5A के W में सदस्य सचिव बताए। कुछ नहीं बताना, ये लाभ के पद पे नहीं होते हैं, नहीं समझा जाएगा, इनको कोई एक्स्ट्रा से वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ मेंबर बनेंगे या अध्यक्ष बनेंगे। फिर है राष्ट्रीय बोर्ड के लिए स्थायी समिति। राष्ट्रीय बोर्ड क्या करती है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है वो अपने काम को करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन कर सकती है। समिति में कौन कौन होगा? स्थायी समिति में अध्यक्ष कौन होगा? वहाँ का जो उपाध्यक्ष है, वन और वन्य जीवों का जो भारत साधक मंत्री है वो इस स्थायी समिति में हुए।
सदस्य सचिव होगा, कौन हो गया, डायरेक्टर होगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष द्वारा कितने व्यक्ति, 10 से अनधिक व्यक्ति क्या इसमें नाम निर्दिष्ट करके, मतलब सदस्य चुने जाते हैं स्थायी बोर्ड में। उपाध्यक्ष होगा, सदस्य सचिव होगा। सदस्य सचिव कौन सा होगा यहाँ पर, निर्देशक होगा, ठीक है। तो इसमें वैसे तो उपाध्यक्ष है, वहाँ उपाध्यक्ष है, यहाँ स्थायी समिति में वो क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। और उपाध्यक्ष के आधार 10 व्यक्तियों को नाम निर्देशित करके उनको निर्वाचित करेगा स्थायी समिति के लिए, ठीक है। और स्थायी समिति भी उप समितियां बना सकती है, समितियां बना सकती है, या अध्ययन समूह बना सकती है अपने काम को करने के। फिर आ रहा है बोर्ड के कर्तव्य क्या होंगे, राष्ट्रीय बोर्ड के कर्तव्य क्या होंगे। सी में बताए कि संरक्षण और संवर्धन, वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण संवर्धन करने, फिर कोई अपराध हो रहा है उसको रोकने के लिए, फिर उनको राष्ट्रीय उपवनों को, अभ्यारण्यों को या अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना, उसको प्रबंध करने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, पुनर्वलोकन, एक एक पॉइंट याद करना, कोई नहीं पूछेगा कार्य, डिटेल में पेपर लिखना नहीं है थ्योरी वाला, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो कार्य में आ जाएगा। एक शब्द ही पूछेगा कि मैनेजमेंट करना है क्या, हाँ है, ठीक है। तो यहाँ सी में 5C में क्या है, कार्य बता दिए राष्ट्रीय बोर्ड के। अब 6, 7, 8 ये राज्य बोर्ड से संबंधित है। राज्य बोर्ड की नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार करती है। कब करती है, वहाँ 2002 में अमेंडमेंट होने के बाद में क्या है, 3 महीने में राष्ट्रीय बोर्ड की नियुक्ति केंद्र सरकार को करनी है। यहाँ 2002 में अमेंडमेंट होने की तारीख से 6 महीने के भीतर राज्य सरकार को राज्य बोर्ड की नियुक्ति करनी है। इसमें अध्यक्ष कौन हो गया, इसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा या प्रशासक होगा। प्रशासक संघ राज्य क्षेत्र है अगर कोई, तो वहां का प्रशासक अध्यक्ष होगा राज्य बोर्ड में। राज्य खाली राज्य है तो क्या मुख्यमंत्री हो गया, और अगर कोई राज्य संघ राज्य क्षेत्र है तो वहां का प्रशासक क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसमें उपाध्यक्ष होगा, वही है जो राष्ट्रीय बोर्ड में अपन जो गठन बढ़ गए हैं वो यहाँ है। सिर्फ वहाँ एनजीओ में 5 व्यक्ति लिए जाते हैं और राज्य बोर्ड में एनजीओ से सिर्फ 3 व्यक्ति लिए जाते हैं, बाकी सेम वही है, ठीक है। इसमें आता है कि सदस्य सचिव कौन होगा, CWLW होगा। वहाँ W में पढ़ के है डायरेक्टर होगा। राष्ट्रीय बोर्ड में तो क्या है, सदस्य सचिव डायरेक्टर होता है, लेकिन जो राज्य बोर्ड है उसमें जो सदस्य सचिव है वो CWLW होगा। अब आता है कि बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। बोर्ड का अधिवेशन कम से कम 1 वर्ष में 2 बार, यानी हर 6 महीने से किया जाएगा। वर्ष में 2 बार उसको अपनी बैठक बुलानी होती है। प्रक्रिया क्या होगी, वो स्वयं अपने बनाएगी राज्य बोर्ड। अगर उसके गठन में या उसकी प्रक्रिया में कोई त्रुटि रह जाती है और फिर भी उसने कोई निर्णय ले लिया तो वो निर्णय गलत नहीं माना जाएगा। फिर राज्य बोर्ड के कर्तव्य क्या है, ये निम्न पर सलाह देगा कि क्षेत्र, कौन से क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया जा सकता है, कौन से को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन से संबंधित काम करना, अनुसूची में अगर कोई संशोधन करना है तो वो काम करना। कार्य कोई नहीं पूछता है, कार्य खाली एक पॉइंट याद पढ़ लेना, एक बार रटने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है। फिर आता है 9 में शिकार करने को मनाही है कि शेड्यूल 1 से 1 से लेके शेड्यूल 4 में, और धारा 11 और 12 के अलावा 11-12 तो परमिशन दे रही है ना। 9 में कहा शिकार नहीं किया जाएगा, 9 में कहा है शिकार नहीं किया जाएगा, तो सेक्शन 9 1 से लेके शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 4 तक मना करती है। इसके साथ में 11-12 में परमिशन दे रही है शिकार करने के लिए। 11 में कह रहे हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें शिकार करने की अनुमति दी जा सकती है। अगर शेड्यूल 1 के कोई सेक्शन 11 शेड्यूल 1 का कोई वन्य जीव है उसकी अनुमति कौन देगा, मुख्य वन्य जीव संरक्षक CWLW देगा। किसके लिए अनुमति दी जाएगी, कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि उसको अनुमति दी जाए, शिकार करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन शिकार करने की अनुमति दे दी तो इसका मतलब नहीं है कि उसको डायरेक्ट मारने की अनुमति दे दी। शिकार करने में अपन के घायल करना, वो कहाँ पे पढ़ गए थे डेफिनेशन शिकार की, 16 में हंटिंग, 216 में, ठीक है। तो वहां पे मारने की अनुमति नहीं दे रहा है, शिकार करने की अनुमति दी।
कब मारने की अनुमति दी जा सकती है? जब उसको पकड़ा नहीं जा सकता है, जब उसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, या जब उसे शांत नहीं किया जा सकता तो ही दिया जा सकता है। और उसे बंदी बनाकर भी रखा नहीं जा सकता। वैसे शिकार कर लिया तो शिकार करके उसको स्थानांतरित करो या उधर उधर भेजने के लिए, बंदी बना के बंदी प्राणी की तरह उसको नहीं रखा जाएगा। कब बंदी बना के रखा जा सकता है? जब उसका पुनर्वास नहीं किया जा सकता, यानी दोबारा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना संभव नहीं है, पुनर्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर उसे बंदी बना के रखा जा सकता। अब आता है शेड्यूल 2, 3, 4 के जो वन्य प्राणी है उनकी अनुमति कौन देता है शिकार करने की? CW, LW या कोई प्राधिकृत अधिकारी अनुमति दे सकता है। कब दे सकता है? जब उन्हें लगता है कि वो खड़ी फसल के लिए हानिकारक है, या मानव जीवन के लिए या कोई संपत्ति है उसके लिए हानिकारक है, तो वो अनुमति दे सकता है। या कोई वन्य जीव ऐसी कोई बीमारी से ग्रस्त हो गया जो वो ठीक नहीं हो सकता, तो शिकार की अनुमति दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति खुद की प्रतिरक्षा में या अन्य किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा में उसने शिकार किया और किसी प्राणी को मार दिया या घायल कर दिया, तो वो गुड फेथ में कर रहा है, उसने सेल्फ डिफेंस में या अन्य किसी व्यक्ति की डिफेंस में कर रहा है, तो वहां वो कोई अपराध नहीं कर रहा। ठीक है, परंतु बता दिया कि प्रतिरक्षा उतनी ही होनी चाहिए जो तथ्य और परिस्थिति के अनुसार उचित हो। ऐसा नहीं कि आवश्यकता से अधिक प्रतिरक्षा नहीं मानी जा सकती। फिर आता है सेक्शन 11 के सप्लोस 3 कि अगर किसी प्राणी का शिकार किया गया है तो वो मर जाता है, मार दिया जाता है, तो वो सरकार की संपत्ति माना जाएगा। अब विशेष प्रयोजनों के लिए सेक्शन 12 अनुमति देती है। किसके लिए दी जाती है? कौन देगा? CW, LW देगा। मुख्य वन्य जीव संरक्षक दे सकता है अनुमति देता है, तो वो उसके लिए क्या है? लाइसेंस ले रहा है, अनुमति दे रहा है, तो उसमें लिखे जाएगा कि किस प्रयोजन के लिए अनुमति दी जा रही है और कौन से वन्य प्राणी के लिए ये अनुमति दी जा रही है। वो वन्य प्राणी का भी उस लाइसेंस में उल्लेख होगा। अब किसके लिए दी जाएगी? शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक शोध के लिए और वैज्ञानिक प्रबंध के लिए। अब वैज्ञानिक प्रबंध, चौथा पॉइंट आता है नमूनों लेने के लिए। अब वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? या तो उनकी गणना करनी है, संख्या काउंट करनी है, या उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, तो विशेष प्रयोजनों के लिए शिकार की अनुमति दी जा सकती है। इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है, नमूनों संग्रहण के लिए। फिर आता है विनिर्दिष्ट पादप 3A। सेक्शन 17A से लेके 17H तक है। 17A कह रहा है कि कोई विनिर्दिष्ट कब जोड़ा गया है? ये 17 वाला 1991 में जोड़ा गया है संशोधन करके, ठीक है। ये शेड्यूल कौन से है? विनिर्दिष्ट पादपों वाली शेड्यूल 6 है, पीड़क जंतु वाली शेड्यूल 5 है, और विनिर्दिष्ट पादपों से संबंधित शेड्यूल 6। ए में कहा कि किसी पादप को तोड़ेगा, उखाड़ना कुछ भी नहीं, तोड़ना उखाड़ना नहीं है, तो उसका कब्जा भी नहीं रखना, ठीक है, कब्जा भी नहीं। लेकिन वहां पर जो निवास कर रहे हैं, कोई जनजाति वाले हैं, उस क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो उनके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट पादप, उसके भाग या उससे जो व्युत्पन्न चीजें हैं उनका यूज कर सकते हैं। यानी वो तोड़ भी सकते हैं अपने यूज के लिए, उसको उखाड़ भी सकते हैं, उसका कब्जा भी रख सकते हैं। ए में कहा तोड़ना उखाड़ना नहीं है, तो बी में लाइसेंस दिए जा रहा है। कौन देगा? मुख्य वन्य जीव संरक्षक राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, राज्य सरकार की परमिशन लेके CW, LW अनुमति देता है कि भी विनिर्दिष्ट पादप को तोड़ा उखाड़ा जा सकता है। कैसे, कब कब दी जा सकती है? ये शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, जड़ी बूटी बनाने के लिए, या केंद्रीय सरकार ने पहले से किसी व्यक्ति या संस्था को अनुमोदित कर रखा है कि हाँ आप इस विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या उसकी व्युत्पन्न है उसको तोड़ सकते हो, उखाड़ सकते हो, अपने पास कब्जा रख सकते हो। तो ए में तोड़ना उखाड़ना मना था, बी में लाइसेंस दे दिया, सी में खेती करने की परमिशन हाँ दी जा सकती है, लाइसेंस दिया जा सकता है। कब के ये जो संशोधन आया 1991 में, उस तारीख से 6 महीने के भीतर
6 महीने के भीतर अनुमति के लिए लाइसेंस मांग आवेदन करना होता है। अब अनुमति कौन देगा? या तो कोई CWLW दे देगा, या राज्य सरकार द्वारा कोई ऑथराइज अधिकारी है, प्राधिकारी है, वो दे सकता है खेती करने के लिए परमिशन। अब मान लो कोई पहले से ही खेती कर रहा है तो उसे अधिनियम की लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर आवेदन करना होता है कि मुझे लाइसेंस दिया जाए। कब तक वो खेती करता रहेगा? जब तक उसे अनुमति नहीं दे दी जाती, लाइसेंस नहीं दे दिया जाता, या उसे लिखित में मना नहीं कर दिया जाता कि भी आपको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, तब तक वो खेती करता रहेगा। सेम बात आती है डी में कि डीलिंग नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। कब कर सकता है? जब लाइसेंस होगा तो कर सकता है। अब लाइसेंस कौन देगा? इसमें वही देगा CWLW या राज्य सरकार द्वारा ऑथराइज कोई अधिकारी देगा। इसमें आता है 60 दिन, खेती में 6 महीने, और यहाँ पर आता है 60 दिन कि मान लो कोई पहले से डीलिंग कर रहा है विनिर्दिष्ट पादपों की और उसके भाग की या उससे व्युत्पन्न की, और 1991 में संशोधन हो गया, तो संशोधन की तारीख से 60 दिन के भीतर जो डीलिंग कर रहा है उसे आवेदन करना होगा कि भाई मैं विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या उसकी कोई डीलिंग करना चाहता हूँ। तो वो आवेदन करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि उसे अनुमति नहीं दे दी जाए या लिखित में मना नहीं कर दिया जाए। ई में कह रहा है स्टॉक की घोषणा करेगा। जो खेती कर रहा है, जो डीलिंग करता है, वो स्टॉक की घोषणा करेगा। एफ कह रहा है कि कब्जा लाइसेंसधारी विनिर्दिष्ट पादपों का कब्जा रख सकता है। पहले पॉइंट में बताया कि लाइसेंसधारी कब नहीं रख सकता विनिर्दिष्ट पादप का। वैसे तो लाइसेंसधारी रख सकता, लेकिन जहां स्टॉक से ज्यादा मात्रा में उसके पास विनिर्दिष्ट पादप है या उसका कोई भाग है या कोई व्युत्पन्न है, तो स्टॉक से जितने की उसने ई में घोषणा की उससे ज्यादा का कब्जा नहीं रख सकता। या कोई उसने अवैध रूप से उसको अर्जित किया है विनिर्दिष्ट पादपों को या उनके किसी भाग को अर्जित किया, तो अवैध रूप से जो अर्जित किया है उसका वो कब्जा नहीं रख सकता। बाकी क्या है? लाइसेंस मिल गया तो वो कब्जा रख सकता है। जी क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या उससे व्युत्पन्नों को खरीदना चाहता है तो लाइसेंसधारी से खरीदेगा। एच कह रहा है कि अगर किसी ने अवैध रूप से उसका कब्जा ले लिया या स्टॉक से ज्यादा रख लिया तो वो क्या माना जाएगा? वो पादप क्या है? राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाएगी, सरकार की संपत्ति मानी जाएगी, और माना जाएगा कि उसने ऑफेंस अपराध किया है, अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया। या जहां वो केंद्रीय सरकार की कोई भूमि है, भूमि क्या है? केंद्रीय संरक्षित क्षेत्र जो अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उपवन है, तो वहां पर वो संपत्ति किसकी मानी जाएगी? वो केंद्रीय सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। 18 अभ्यारण्य की घोषणा कौन करती है? राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार करती, कौन से क्षेत्र की कर सकती है? किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर सकती है सिवाय रिजर्व बैंक और क्षेत्र आरक्षित वन और राज्य क्षेत्रीय सागर खंड के अलावा किसी भी क्षेत्र को वो अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर सकती है, 2 के अलावा। ठीक है, अब घोषित करती है तो वो बताएगी कि भाई ये वन्य जीवों के प्राणियों के लिए लाभदायक है या प्राणी जात के लिए आवश्यक है, मतलब वनस्पति के लिए आवश्यक, मतलब उनके हितबद्ध है, इसलिए ये अभ्यारण्य के रूप में घोषणा कर सकती है। तो जहां अभ्यारण्य की घोषणा करती है तो उसकी सीमाएं राज्य सरकार स्पेसिफिक रूप से बताती है। स्पष्टीकरण में ये बताया कि इस क्षेत्र में कौन क्या क्या चीजें आती है, नदी आता है, नाला आता है, टीला आता है, टिब्बा आता है, जो भी आता है वो इसमें बता दिया जाए। 18 में घोषणा कर दी तो 18A और B। 18A में क्या किया कि अब उसकी अभ्यारण्य की सुरक्षा की जाएगी। सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान है बताएं कि इसमें 19 से लेके अपने को याद करना 33A तक अभ्यारण्य से संबंधित जो प्रावधान है 19 से लेके 33A तक के सारे अभ्यारण्य की सुरक्षा के लिए काम करेगी, उनके लिए अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, उनके कार्य होंगे, सब काम किया जाएगा राज्य सरकार की। अब सुरक्षा होगी तो सुरक्षा कौन करेगा? कलेक्टर 2002 में संशोधन होके ये जुड़े हैं A और B।
ये 18A और B 2002 में अमेंडमेंट द्वारा जुड़े। तो अब 2002 में अमेंडमेंट होने की तारीख से राज्य सरकार किसी व्यक्ति को 90 दिन के भीतर या सेक्शन 18 में जो अभ्यारण्य की घोषणा हुई है, अधिसूचना जारी हुई है, उस तारीख से 30 दिन के भीतर, या तो 2002 के अमेंडमेंट हुआ उस तारीख से क्या 90 दिन, या सेक्शन 18 में जो अभ्यारण्य की अधिसूचना निकली उसकी तारीख से 30 दिन के भीतर क्या है, एक व्यक्ति को मतलब जो अभ्यारण्य की भूमि घोषित की गई है, अधिसूचित की गई है, उसमें अगर कोई व्यक्ति के अधिकार आ रहे हैं, उनकी जांच करने, उनका कोई दावा आता है, उन पर निर्णय करने के लिए, सबके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो कलेक्टर के रूप में कार्य करेगा। ये उप कलेक्टर से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा, सब कलेक्टर से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। फिर आया कि कलेक्टर के पास 19 में क्या कोई दावा आएगा कि कोई व्यक्ति कहेगा मेरी लैंड है, इस पे अभ्यारण्य घोषित कर दिया, तो वो दावे आएंगे। तो कलेक्टर क्या करेगा, दावों की जांच करेगा और अधिकारों का अवधारण करेगा। 20 में कह दिया कि अधिकारों का अवधारण हो गया, तो 20 में कहता अंतरित नहीं होंगी ये प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी को सेक्शन 18 में अभ्यारण्य घोषित कर दिया तो वो फिर प्रॉपर्टी अंतरित नहीं होगी। 21 में कह दिया कि कलेक्टर ने घोषणा कर दी, कब, अभ्यारण्य की अधिसूचना निकली, अधिसूचना निकलने की तारीख से 60 दिन के भीतर कलेक्टर क्या करेगा, उद्घोषणा निकालेगा, प्रोक्लेमेशन निकालेगा कि भाई इस क्षेत्र में ये भूमि अभ्यारण्य घोषित की गई है, अधिसूचित की गई है। तो जब कलेक्टर ने 60 दिन के भीतर कोई घोषणा कर दी, उद्घोषणा कर दी, तो उद्घोषणा की तारीख से 2 माह के भीतर कोई भी व्यक्ति जो भूमि, जो अभ्यारण्य के क्षेत्र में कोई भूमि आई है उस पर अधिकार रखता है कोई, तो वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। कब, उद्घोषणा निकालने की तारीख से 2 महीने के भीतर वो क्या है, दावा प्रस्तुत कर सकता है कि मेरी ये भूमि थी, मेरे को इतना प्रतिकर मिलना चाहिए, अपना दावा प्रस्तुत कर सकते 2 महीने के भीतर। अब सेक्शन 22 के दावा आ गया, दावे की जांच करेगा सारे कि उस व्यक्ति का अधिकार है या नहीं है, वो उसमें संबंधित साक्ष्य एकत्रित करेगा। 22 में जांच करना। 23 में कलेक्टर की शक्तियां क्या होगी, सिविल न्यायालय की सारी पावर उसमें होगी कि वो जैसे सिविल न्यायालय अगर किसी विवाद को सुनता है तो वैसे ही इसकी सारी कलेक्टर की सारी शक्तियां दीवानी न्यायालय के समान होगी। 24 कह रहा है अधिकारों का अर्जन। अब कलेक्टर के पास में क्या है, 19 ये सेक्शन 21 के तहत कोई दावा आ गया, 21 के सबक्लोज 2 के तहत, बी के तहत कोई दावा आ गया, तो कलेक्टर क्या कर सकता है, या तो उसको पूरा स्वीकार कर सकता है या उसको अस्वीकार कर सकता है। दावे को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार। तो जहां दावे या दावे के भाग को स्वीकार करता है तो वो क्या तीन तरीके से उसको रिलीफ दे सकता है। या तो कह देगा रिलीफ दे सकता है, या तो कहेगा कि दावेदार की जो भूमि है उसको अपवर्जित कर दिया जाए अभ्यारण्य के क्षेत्र, या दावेदार और सरकार के बीच में कोई करार हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो वहां पर दावेदार अपनी भूमि सरकार को देगा, अधिग्रहण कर सकती है राज्य सरकार, तो उसके बदले में उसको प्रतिकर मुआवजा भी मिलेगा। या तीसरा है कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक के परामर्श से कलेक्टर उस दावेदार को उसी क्षेत्र में रहने के लिए अनुज्ञात कर सकता है, परमिशन दे सकता है। ठीक है। अब आता है सेक्शन 25 कि अर्जन से संबंधित जो कार्रवाई भूमि अधिकृत हुई है, सेक्शन 24 के बी सेकंड पॉइंट का बी पॉइंट था। ठीक है, सबक्लोज बी का 2 का बी था कि जहां करार हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि आप भूमि रख लो, मुझे मुआवजा दे दो, तो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत होगी। तो अर्जन की जो कार्रवाइयां होगी भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत होगी। सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसको। फिर आया जो अर्जन की कार्रवाइयां होगी वो कितने समय में होगी, सेक्शन 18 में जब अभ्यारण्य की अधिसूचना निकाली उस तारीख से 2 वर्ष के भीतर अर्जन की कार्रवाइयां होगी।
यानी दो टाइम पीरियड कितना है, 2 वर्ष है, उसके भीतर ही सारी कार्रवाइयां पूरी करनी होगी। फिर आया 26 के कलेक्टर की शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा सकता, कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। सावधानी या विशेष आदेश से कलेक्टर द्वारा जो शक्तियां यूज की जा रही है वो किसी भी अधिकारी को दी जा सकेगी, बस इतना ही है। फिर आता है 26 से क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित किया जा सकता है। संरक्षित क्षेत्र में चैप्टर 4 संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र में 2 चीजें आती है, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो सेक्शन 18 में कहां से पढ़ा था अपन ने, 2 चीजों के अलावा किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया था, आरक्षित वन और राज्य क्षेत्रीय सागर खंड के अलावा किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया। अब उन्हें जो 18 में छोड़े थे 2 चीजें, 26 से कह रही है कि उन्हीं में से किसी क्षेत्र को अगर राज्य सरकार को लगता है कि आरक्षित वन का कोई क्षेत्र है या राज्य क्षेत्रीय सागर खंड का कोई क्षेत्र है जिसे अभयारण्य के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, प्राणियों के लिए लाभदायक है या वन्य जीवों के लिए लाभदायक है या पर्यावरण के लिए लाभदायक है, तो वो उस क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार के अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया उस क्षेत्र को, तो वहां राज्य सरकार की सीमाएं भी तय करेगी कि इस क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित किया जा रहा है। लेकिन क्या है, जहां राज्य क्षेत्रीय सागर खंड का कोई भी भाग इसमें अभयारण्य के रूप में घोषित किया जाता है तो वो केंद्र सरकार की पूर्व सहमति लेकर ही राज्य सरकार उस क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये आरक्षित जो राज्य क्षेत्रीय सागर खंड है ये सेंट्रल का मामला आ जाता है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति लेकर ही राज्य सरकार उसको उस क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित कर सकती है। अगर किसी राज्य क्षेत्रीय सागर खंड को अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया किसी क्षेत्र को, तो वहां पर मुख्य 9 जल राशि सर्वेक्षक से परामर्श लिया जाएगा और वहां की जो मछुआरे वगैरह हैं उनके अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। और अगर वहां से जलयान नौका या कोई भी आते जाते हैं तो उन्हें भी बाधित नहीं किया जाएगा, वो आते जाते रहेंगे। अभयारण्य घोषित करने से उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 27 में कह दिया, 26 से तो क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया, 27 में क्या, किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। कौन कौन प्रवेश कर सकता है, जो लोक सेवक है वो प्रवेश कर सकता है, या कोई वहां पर निवास करता है, या जहां पर उसकी स्थावर अचल संपत्ति है, या कोई लोक मार्ग के अलावा अभयारण्य से होकर रास्ता गुजरता है, तो वो व्यक्ति 3 व्यक्ति होगी, या तो निवास करता है या उसकी स्थावर संपत्ति है या कोई अभयारण्य से होकर रास्ते से जाता है, तो ये व्यक्ति या इनके आश्रितों के अलावा कोई इनके या तो ये स्वयं या इनके जो आश्रित है उनके अलावा कोई भी व्यक्ति जो अभयारण्य क्षेत्र घोषित हो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। अब आ रहा है दूसरा क्लॉज इसी का, सेक्शन 27 का, कि जो अभयारण्य में निवास करता है उसकी क्या क्या ड्यूटी क्या क्या हो जाएगी। तो उसकी ड्यूटी सबसे पहले ये है कि अपराध किए जाने को निवारित करने का हर काम करेगा। फिर अपराधी का पता लगाएगा, अगर कोई अपराध किया जा रहा है अपराधी का पता लगाने उसकी गिरफ्तार करने में सहायता करेगा। अगर किसी की मृत्यु हो गई है वन्य प्राणी की तो उसकी मृत्यु के बारे में सूचित करेगा और उनके जो अवशेष है उनको तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक कि कोई सक्षम अधिकारी नहीं आ जाता। फिर आग लगी है तो आग बुझाने का काम करेगा। फिर 4 अधिकारी, वन अधिकारी, मुख्य वन्य जीव संरक्षक या पुलिस अधिकारी कोई अपराध या अपराधी को पकड़ने की जो काम कर रही है तो वहां अगर वो हेल्प मांगते हैं तो निवास करने वाले व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो उसकी हेल्प करेगा। ठीक है। फिर आता है कि जो निवास कर रहे हैं वो उसकी सीमाओं में, अभयारण्य की सीमाओं में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी वन्य प्राणी को तंग करेंगे नहीं, प्रताड़ित नहीं करेंगे या भूमि को के साथ कोई भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लाइसेंस का दिया जाना कि अब वैसे तो क्या 27 में कह दिया प्रवेश नहीं किया नहीं जा सकता, लेकिन 28 में कह दिया कि कुछ ऐसी कंडीशन है जब अभयारण्य के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है।
लाइसेंस कौन देगा? CWLW देगा, CW या LW देगा कि निवास करने और प्रवेश करने के लिए लाइसेंस दे सकता है। सबसे पहले आता है कि वन्य जीवों के अन्वेषण, उन पे इन्वेस्टिगेशन करना है या उनका अध्ययन करना है या उनके लिए शोध करना है तो प्रासंगिक, या शिक्षा या फोटो चित्र के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए। यह आता है वैज्ञानिक रिसर्च, अनुसंधान करने। चौथा था पर्यटन करने के लिए। लेकिन अभ्यारण्य में निवास करने वाले, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभ्यारण्य में निवास करने वाले व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में है, तो वो उसमें अभ्यारण्य के जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर सकता है। फिर अगर कोई लाइसेंस चाह रहा है इन 5 परियोजनाओं के लिए, तो उसे फीस का भुगतान करना होगा, तभी वो उसे लाइसेंस दिया जाएगा। अगर कोई लाइसेंस के बिना 29 कह रहा है, लाइसेंस के बिना अभ्यारण्य में विनाश करता है, कुछ भी नहीं कर सकता, विनाश वगैरह। अगर लाइसेंस है उसके पास तो वो कुछ काम कर सकता है। लाइसेंस के बिना कोई भी विनाश करता है तो वो अपराध करता है। ठीक है, लाइसेंस कौन? कुछ काम करने के लिए, उखाड़ने के लिए या वन्य जीव को एक स्थान से ले जाने के लिए, विनाश करने के लिए भी लाइसेंस दिया जा सकता है। कौन दे सकता है? CWLW। 30 आग नहीं लगाएगा। आग लगाने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो वन्य प्राणी या जो भी वन्य जीव है उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए। आग नहीं लगाएगा 30 में, तो 21 में क्या करेगा? नहीं, 21 में कहेगा कि वो आयुध भी नहीं ले जाएगा। आयुध भी कोई CWLW, अगर कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्य जीव संरक्षक की अनुमति हो गई लिखित में, तो वो आयुध ले जा सकता है, अन्यथा नहीं ले जाएगा। 31 में आयुध नहीं ले जाएगा, 32 में विस्फोटक सामग्री नहीं ले जाएगा। 33 में अभ्यारण्यों पर नियंत्रण किसका होता है? मुख्य वन्य जीव संरक्षक CWLW का होता है। वो किसी भी प्रकार का उसमें काम करवा सकता है, परंतु आ जाता है, परंतु को ध्यान से पढ़ना है कि वो वाणिज्यिक प्रयोग, कॉमर्शियल यूज के लिए कोई होटल, लॉज, चिड़ियाघर या कोई सफारी का निर्माण नहीं करेगा। कब कर सकता है? राष्ट्रीय बोर्ड की पूर्व अनुमति से ही कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। सारा अधिकार नियंत्रण किसमें होता है? CWLW में होता है, जो अभ्यारण्य का। 33A कह रहा है कि अगर कोई संक्रमित रोग वन्य जो प्राणी है या पशुधन है उनमें संक्रमित रोग फैलने की आशंका है, तो अभ्यारण्य को और जो वहां के जो अभ्यारण्य उसकी सीमाओं से 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी पशुधन में अगर संचारी रोग फैलने की आशंका है तो उसे संक्रमण से मुक्त कराने के लिए उपाय किए जाएंगे। किसी भी पशु को ना तो आने दिया जाएगा, ना ही बाहर जाने दिया जाएगा, ना ही उसमें चराने दिया जाएगा। अब 33B सलाहकार समिति होगी इसमें कि राज्य सरकार एक सलाहकार समिति का गठन करेगी जो CWLW को क्या है? सलाह देगी। कौन कौन होगा इसके गठन को ध्यान से याद करना है। इसमें अध्यक्ष कौन होगा? CWLW संरक्षक होगा। ठीक है, संरक्षक CWLW अध्यक्ष होगा, या वनपाल से अन्य पंक्ति का कोई भी व्यक्ति होगा, तथा इसमें राज्य विधान, या तो अध्यक्ष कौन होगा? CWLW, या वनपाल से अन्य पंक्ति का कोई भी अधिकारी होगा, अध्यक्ष होगा, तथा इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन ना? दूसरा कौन होता है? राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, जिसका आगे इतना याद करना। फिर पंचायती राज संस्थाओं के 3 सदस्य होते हैं। एनजीओ के 2 सदस्य होते हैं। वन और शिक्षण के वन्य जीव संरक्षक के क्षेत्र में सक्रिय 3 व्यक्ति होते हैं जो वन्य जीवों की संरक्षा के लिए काम करते हैं। कौन कौन हो गया? सबसे पहले अध्यक्ष कौन हुआ? CWLW या वनपाल से अन्य पंक्ति का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष हो सकता है। इसके अलावा कौन होंगे कि 3 राज्य विधानमंडल जो भी है उनमें से उनके सदस्य होंगे। फिर आता है पंचायती राज संस्थाओं में से 3 सदस्य होंगे। एनजीओ में से 2 सदस्य, एनजीओ में से
2 सदस्य होंगे। गृह और पशु मामले से संबंधित जो भी विभाग है उनमें से प्रतिनिधि होंगे। अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक होंगे और अभ्यारण्य का भारसाधक अधिकार एक सदस्य सचिव होंगे। स्थायी समिति कहाँ पर है? 33B में, सॉरी सलाहकार समिति 33B में सलाहकार समिति है। ये सलाह देगी CWLW को कि भी ये जो भी है इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए ये काम किया जाना चाहिए। फिर है सेक्शन 34, आयुध रखने वाले कतिपय व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन। मान लो कोई व्यक्ति अभयारण्य क्षेत्र तो बाद में घोषित किया किसी क्षेत्र को, और उसमें से पहले ही कोई व्यक्ति आयुध रखने का उसके पास लाइसेंस है और बाद में उस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दे, तो उसे एक्ट अधिनियम आने के बाद में, यानी अभयारण्य घोषित करने के बाद में उसे क्या है, लाइसेंस लेना होगा। अब लाइसेंस की या तो क्या है 3 अभयारण्य घोषित करने की तारीख से 3 महीने के भीतर भीतर क्या है उसको लाइसेंस लेना होगा कि वो अभयारण्य के क्षेत्र में रह रहा है या उसकी सीमाओं से 10 किलोमीटर के भीतर भीतर रह रहा है, या तो अभयारण्य के क्षेत्र में या उसकी सीमाओं से 10 किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर रह रहा है और कोई हथियार रखता है, आयुध रखता है, तो उसे लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस कौन देगा? मुख्य CWLW देगा या अन्य कोई ऑथराइज्ड अधिकारी है तो वो भी लाइसेंस दे सकता है। इसके लिए आवेदन करना पड़ता है, इसकी फीस देनी पड़ती है, और कोई पहले से लिए हुए अगर किसी ने लाइसेंस तो वो नए लाइसेंस के लिए नया लाइसेंस भी दिया जा सकता है। ठीक है, नया लाइसेंस दिया जा सकता है। फिर अतिक्रमण हटाने की शक्ति, कि अगर कोई व्यक्ति अभयारण्य के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, कब्जा कर रहा है, तो कौन हटा सकता है? सहायक वनपाल से अनिम्न पंक्ति का कोई भी अधिकार। सहायक वनपाल की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का कोई भी व्यक्ति, यानी जो भी अधिकारी हैं, वो वहां पर कब्जे को हटा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भूमि पर कब्जा कर रहा है, चाहे वो अभयारण्य की हो चाहे राष्ट्रीय उपवन की हो, तो उसे बेदखल करने की पावर है किसे? अधिकारी को, जो सहायक वनपाल की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का होना चाहिए, से ऊपर की पंक्ति का होना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि अवैध रूप से अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन की भूमि में भीतर प्रवेश कर जाता है, सरकारी भूमि पर खड़ी फसल या उसको प्राधिकृत नुकसान पहुंचाता है, तो उपवनपाल के उपवन वहां सहायक था, यहाँ उपवनपाल के पद से अनिम्न पंक्ति का कोई भी अधिकारी क्या है, जो भी उसने प्रॉपर्टी ली है या जो भी संपत्ति ली उसने उस पर संपर्क कर सकता है, उसको कब्जे में उसको अटैचमेंट कर सकता है। इसको इतना ही पढ़ते हैं। फिर आता है सेक्शन 35, राष्ट्रीय उपवन की घोषणा करना। राष्ट्रीय उपवन की घोषणा करना कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती। कौन से क्षेत्र को वो राष्ट्रीय उपवन घोषित कर सकती? अभयारण्य के अलावा के भीतर है या नहीं है? अच्छा, राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन के रूप में घोषित कर सकती, चाहे वो अभयारण्य के क्षेत्र में आता हो चाहे वो नहीं आता। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय उपवन की जो घोषणा की है राज्य सरकार ने की है, चाहे वो अभयारण्य के क्षेत्र में आता हो या नहीं आता, कर सकता है। इसमें सारे प्रोविजन जो अपन वहां पे सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 33 तक पढ़ के आए, वो सारे के सारे सेक्शन इस पर अप्लाई होते राष्ट्रीय उपवन में। कि फिर क्या है, कलेक्टर अधिकारों का अवधान करेगा। अगर किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन घोषित कर दिया तो उस अंतरण नहीं होगा। फिर कलेक्टर क्या है, उद्घोषणा निकालेगा, कलेक्टर ने दावों की जांच करेगा, फिर उसकी शक्ति क्या होगी 24 में आ जाएगा। फिर उसको अधिकारों का अर्जन 25 में आ जाएगा। अर्जन की क्या प्रक्रिया होगी, वो सारी की सारी शक्तियां यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय बोर्ड राज्य सरकार अगर राष्ट्रीय जो उपवन है उसकी सीमाओं में चेंज करना चाहता है तो उसे केंद्रीय राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश से ही वो उसकी सीमाओं में चेंज कर सकता है।
फिर आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय उपवन घोषित हो गया तो उसकी सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन CWLW से लाइसेंस लेके वो उसकी सीमाओं में प्रवेश कर सकता है। सारे प्रोविजन वही है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक इतनी बात याद करनी है अपने को कि सेक्शन 36 में राष्ट्रीय उपवन है, और वो राष्ट्रीय उपवन कौन घोषित करती है? राज्य सरकार करती है, चाहे वो अभ्यारण्य के क्षेत्र, वो भूमि अभ्यारण्य के क्षेत्र में आती हो या ना हो, तो उसको राष्ट्रीय उपवन घोषित कर सकती है राज्य सरकार। 36 में इतना ही। 36 ABCD 4 चीजें, 4 ABCD है। ये कब जुड़ा? 2002 के संशोधन द्वारा जुड़ा है। ये कह रहा है पहला 36A कि संरक्षण आरक्षित की घोषणा करना, कि राज्य सरकार स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात सरकार के स्वामित्व के अधीन कोई भूमि आ रही है, सरकार के स्वामित्व के अधीन कोई भूमि आ रही है, चाहे वो राष्ट्रीय उपवनों वाली हो या अभयारण्यों के निकट होनी चाहिए। कैसी कोई भूमि जो गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, लेकिन वो क्या है? अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन जो घोषित किए गए, अधिसूचना निकाली, उनके आसपास के निकट की भूमि है, और जो निकट में जो लोग रह रहे हैं, स्थानीय समुदाय के जो लोग रह रहे हैं, उनके परामर्श करने के बाद में राज्य सरकार उस भूमि को, जो अभयारण्य के आसपास की भूमि है और सरकार की भूमि है, उसको संरक्षित आरक्षित घोषित कर सकते हैं। संरक्षित आरक्षित घोषित कर सकते, क्यों? कि ये मतलब वनस्पतियों के लिए, प्राणियों के लिए, उनके आवास के लिए लाभदायक है, तो उस क्षेत्र को संरक्षित आरक्षित घोषित कर सकते। केंद्र, अगर ये तो क्या है कि राज्य की थी, तो राज्य सरकार संरक्षित आरक्षित घोषित कर सकते। अगर कोई भूमि केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के अधीन है, तो राज्य सरकार उसे संरक्षित आरक्षित तब तक घोषित नहीं कर सकती जब तक कि केंद्र सरकार से वो पहले परामर्श पूर्व अनुमति नहीं ले ली। यानी अगर केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है, तो राज्य सरकार उसे संरक्षित आरक्षित तभी घोषित करेगी जब वो केंद्र सरकार से पहले अनुमति प्राप्त करने की बात करें। अब संरक्षित आरक्षित के लिए प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। पहले संरक्षित आरक्षित कहाँ पे घोषित की अपन ने? 36A में। B में उसके लिए मैनेजमेंट है, तो राज्य सरकार संरक्षित आरक्षित के लिए मैनेजमेंट करने के लिए मुख्य वन्य जीव सलाहकार CWLW को सलाह देने के लिए एक संरक्षण आरक्षित प्रबंध समिति का गठन करेगी। मैनेजमेंट कमेटी गठित कर देगी, मतलब राज्य सरकार कि जो संरक्षित आरक्षित के विषय में CWLW को सलाह दे सके। मैनेजमेंट कमेटी बना देती चाहिए। अब इस मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन होता है? इस समिति में वन और वन्य जीव विभाग का एक प्रतिनिधि जो सदस्य सचिव होगा। वन और वन्य जीव का जो भी विभाग है उसका एक प्रतिनिधि होगा जो सदस्य सचिव होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत जिसकी अधिकारिता में संरक्षित आरक्षित आती है, प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक व्यक्ति होगा, और एक प्रतिनिधि वन्य जीव संरक्षित में कार्यरत जो NGOs हैं उनमें से होगा। नहीं, एक होगा वन्य जीव के संरक्षण में जहां पे वो कार्यरत है उनमें से होगा, और NGO से 3 व्यक्ति होंगे जो तथा कृषि और पशुपालन विभागों से एक व्यक्ति होंगे। तो कितने हो गए? एक सदस्य सचिव होगा। वन और वन्य जीव का जो विभाग का जो भार साधक है वो प्रतिनिधि क्या है? सदस्य सचिव होगा। अब सदस्य कितने होंगे इसमें कि ग्राम पंचायत से 1 होगा, NGO से 3 होंगे, एक कृषि और पशुपालन से एक व्यक्ति इस मैनेजमेंट समिति में होंगे। मैनेजमेंट समिति का तक नहीं पूछा जाएगा तो संरक्षण आरक्षित ही पूछा जाएगा 36A में। 36C क्या कह रहा है? संरक्षित सामुदायिक आरक्षित। यहाँ पर 36A में जो संरक्षित आरक्षित घोषित की है वो तो कौन सी? सरकार की लैंड है। सरकार की लैंड है जो अभ्यारण्य या जो राष्ट्रीय उपवन है उनके आसपास की भूमि है। ठीक है,
अब यहाँ पे आ रही है सामुदायिक आरक्षित, कि ऐसी भूमि जो प्राइवेट हो या जो सामुदायिक भूमि है, जो मतलब क्या है, या तो क्या है किसी व्यक्ति विशेष की हो या कोई सामुदायिक भूमि हो जो सर्वसाधारण की हो, सरकार की भूमि पर नहीं हो रहा। सामुदायिक आरक्षित या तो प्राइवेट भूमि पे या सामुदायिक जो भूमि है उस पे राज्य सरकार के द्वारा, उस समुदाय के द्वारा या किसी विशिष्ट व्यक्ति ने वन और वन्य जीवों के लिए आवासों के लिए कोई काम किया, स्वेच्छा प्रकट कर, या तो कोई किसी समुदाय ने या किसी व्यक्ति विशेष ने इच्छा प्रकट कर दी कि भाई मैं वन्य प्राणियों के लिए ये भूमि देना चाहता हूँ, या समुदाय ने कह दी ये सामुदायिक भूमि, इसका उपयोग आप सामुदायिक आरक्षित के रूप में कर सकते हो, ठीक है, तो वो कर सकता है। ये सरकार की भूमि को नहीं किया जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो समुदाय ने या किसी वन्य व्यक्ति विशेष ने वन्य प्राणियों की जीवों की संरक्षण के लिए क्या है अपनी या किसी सामुदायिक भूमि को राष्ट्रीय उपवन अभयारण्य या किसी संरक्षित आरक्षित से मिलकर ना बने हो, यानी इन तीनों के अलावा कोई भूमि आती है तो उसे सामुदायिक आरक्षित के रूप में घोषित कर सकती। कौन कर सकती है? राज्य सरकार कर सकती है। वही प्रोविजन लागू होंगे जो यहाँ 18 में जो लागू हो रहे हैं, 18 में 27 में जो भी उपवन जो अभ्यारण्य से संबंधित है वो सारे प्रोविजन यहाँ पर भी लागू होते हैं, संरक्षित आरक्षित में और सामुदायिक आरक्षित में। अब आता है डी, सामुदायिक आरक्षित में मैनेजमेंट कमेटी होगी, प्रबंधन समिति होगी। कौन कौन होगा प्रबंधन में? इसमें होता है राज्य सरकार मैनेजमेंट कमेटी गठित करेगी। समिति में ग्राम पंचायत और अथवा जहां पर ग्राम पंचायत नहीं है तो वहां ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा नाम निर्दिष्ट 5 व्यक्ति होंगे और वन और वन्य जीवों की अधिकारिता अपने समुदाय एक प्रतिनिधि होगा कि या तो क्या है ग्राम पंचायत है या जहाँ पे ग्राम सभा है, उनमें से हर एक में से 5 व्यक्ति लिए जाएंगे। और अगर वन और वन्य जीवों का कोई विभाग है तो उनमें से एक व्यक्ति प्रतिनिधि होगा, प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए मैनेजमेंट कमेटी में। मैनेजमेंट में क्या है उनके आवासों के लिए प्रबंध करेगी, मतलब वन्य जीवों प्राणियों के लिए प्रबंध मैनेजमेंट किया जाएगा। और इसमें एक अध्यक्ष का चयन करेगी। ये समिति है मैनेजमेंट समिति, इतने सदस्य तो बता दी। इसमें से ये सदस्य क्या एक अध्यक्ष अपने में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करेगी और जो अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक भी होगा। और इनकी जो भी प्रक्रिया है वो क्या होगी, ये अपने आप तय करती है समिति। और जो गणपूर्ति है वो कितनी होगी, प्रोसीजर अपने आप तय करती है। कुल मिला के यही याद करना। अब आता है सेक्शन 28 कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन, राज्य सरकार तो करती है किसी क्षेत्र को, केंद्रीय सरकार कब किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन घोषित कर सकती है। कब? केंद्र सरकार की कब पहल कि जहां राज्य सरकार अपने नियंत्रण की कोई क्षेत्र अभ्यारण्य के भीतर का क्षेत्र नहीं है, केंद्र सरकार को पट्टे पे दे देती है या अंतरित कर देती है, या तो क्या है अभ्यारण्य के क्षेत्र का भीतर का कोई भाग नहीं है, यानी राज्य सरकार ने जिस क्षेत्र को घोषित किया वो तो अभ्यारण्य है, उसके अलावा कोई भूमि है और राज्य सरकार ने उस भूमि को केंद्रीय सरकार को पट्टे पे दे दिया या उसे अन्य प्रकार से अंतरित कर दिया है, तो अंतरित करने के बाद में वो भूमि क्या है केंद्र सरकार की हो जाए तो केंद्र सरकार उसको अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर सकती है। अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दी तो सेक्शन 19 से लेके जो 18 में जो प्रोविजन थे वो सारे के सारे यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। क्यों वहां तो राज्य सरकार अभ्यारण्य घोषित कर रही है ना। यहाँ अगर राज्य सरकार ने भूमि केंद्र सरकार को क्या कर दी, या तो क्या है अंतरित कर दी या पट्टे पर दे दी, तो फिर उस भूमि के बारे में केंद्र सरकार उसको अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। ठीक है, फिर आता है यदि केंद्र सरकार को समाधान हो 35 में सेक्शन 35 क्या था,
सेक्शन 35 क्या था? सेक्शन 35 राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा। उपवनों की। हाँ ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय उद्यानों की। हाँ, उपवन की घोषणा हो रही है। तो उसमें क्या कह रहा है, केंद्र सरकार अभयारण्य घोषित किया या नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जिसने 35 में तो क्या राज्य सरकार घोषणा कर रही है राष्ट्रीय उपवन की। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे राष्ट्रीय उपवन की घोषणा नहीं की और वो प्रॉपर्टी क्या है, केंद्र सरकार को ट्रांसफर करती, तो उसके बारे में केंद्र सरकार कुछ याद नहीं करना है। इसमें एक ही सेक्शन की हेडिंग याद करनी है, सेक्शन 38 में, कि कुछ क्षेत्रों को केंद्रीय सरकार भी क्या कर सकती है, अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन के रूप में घोषित करने की उसकी पावर है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे अपन चैप्टर 4A। ठीक है।